आपको दिखाते हैं कि सोशल मीडिया की दुनिया में कौन सी वो खबर है जो सुर्खियों में बनी हुई है। सोशल मीडिया के ट्रेंड में आज जल संचय को लेकर के अभियान चल रहा है, तो साथ ही लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी आज ट्रेंडिंग लिस्ट में शुमार है। इसके अलावा जयपुर की एक घटना भी ट्रेंडिंग स्टोरी का हिस्सा बनी हुई है। पहली ट्रेंडिंग स्टोरी की जानकारी जरा आपको दे दें। दरअसल जल संरक्षण को लेकर के जन अभियान इस समय चल रहा है। यह अभियान बारिश के पानी के संरक्षण का है और मोदी सरकार के इस अभियान की जमकर तारीफ हो रही है। दूसरे ट्रेंड पर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का पूरा मामला। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है और कहा है कि सलमान खान का साथ देने पर हत्या की गई। और तीसरे ट्रेंड पर जयपुर में सड़क पर हुई एक हैरत अंगेज घटना है, जहां एक जलती हुई कार अपने आप सड़क पर दौड़ पड़ी। ये कार बिना ड्राइवर के ही सड़क पर चली, जिसकी चर्चा इस समय हो रही है। अब ये तो हो गई उन ट्रेंडिंग स्टोरीज की बात जो आज सोशल मीडिया पर छाई रही। और अब आगे बढ़ते हैं और खबरों का जिक्र करते हैं। और पहली खबर है राजस्थान से जुड़ी हुई, जहां पर भजनलाल सरकार राज्य के कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट देने वाली है। राजस्थान की भजनलाल सरकार इस दिवाली पर अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। दरअसल राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अपने कर्मचारियों को दीपावली पर बोनस देने का फैसला किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कर्मचारियों को बोनस देने का अनुमोदन कर दिया है और इसका फायदा प्रदेश के तकरीबन 6 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला है। जानकारी के मुताबिक राज्य सेवा के अधिकारियों को छोड़ करके पे लेवल L12 और ग्रेड पे 4800 तक के जो कर्मचारी हैं उनको बोनस का फायदा मिलने वाला है। साथ ही पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारी भी इसी दायरे में आएंगे, उन्हें भी बोनस मिलेगा। दिवाली बोनस पाने वाले हर एक कर्मचारी को अधिकतम 6,774 रुपए तक का बोनस दिया जाएगा। इस बोनस का 75% पैसा नगद दिया जाएगा और 25% राशि कर्मचारी के जेपीएफ खाते में जमा की जाएगी। 6 लाख कर्मचारियों को मिलने वाले बोनस से सरकार पर तकरीबन 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। दरअसल राज्य सरकार हर साल कर्मचारियों को बोनस देते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने इसकी मंजूरी मिलने के बाद अब वित्त विभाग ने इसके आदेश भी जारी करेंगे। इससे पहले हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने भी केंद्र कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया, जिसके बाद अब भजनलाल सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए ये बड़े उपहार का ऐलान अब किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर को लेकर के डॉक्टर्स की नाराजगी लगातार बढ़ रही है। इसी बीच इस वारदात के विरोध में जूनियर डॉक्टर्स का आमरण अनशन जारी है। वहीं अनशन कर रहे डॉक्टर्स की तबियत बिगड़ने की खबरें भी लगातार आ रही हैं। वहीं इसी बीच एक और जूनियर डॉक्टर की शनिवार शाम तबियत बिगड़ जाने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। इस सिलसिले में एक अधिकारी ने जानकारी दी कि मुखर्जी आमरण अनशन पर बैठे लोगों में ही शामिल हैं और वो ऐसे तीसरे डॉक्टर हैं जिन्हें तबियत खराब होने पर अस्पताल में एडमिट करवाया गया। एक डॉक्टर ने बताया है कि अनशन की जगह पर उनके सहकर्मियों ने उनकी हालत को गंभीर बताया, जिसके बाद डॉक्टर्स की एक टीम ने फैसला किया कि उनकी हालत को देखते हुए उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया जाना चाहिए। लेकिन तबियत बिगड़ने के बावजूद डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन और अनशन लगातार जारी है। हमारी डिमांड ये है कि आप फौरन जल्द से जल्द ठोस कदम उठाइए, उसके लिए डायरेक्टिव निकालिए और वो सेंट्रलाइज होना चाहिए। जो सुविधा एक मेडिकल कॉलेज में कोलकाता में मिल रही है, वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी जो डॉक्टर पोस्टेड है उसका भी जीवन, उसकी भी सुविधाएं उतनी ही जरूरी है। तो वो सेंट्रलाइज तरीके से हो, लेकिन बार बार इसमें गलती हो रही है, कोताही हो रही है। तो अब ये जवाबदेही सरकार की तरफ से है, अथॉरिटीज की तरफ से है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो हर बार इस बात को बोलकर बच नहीं सकते कि ये ऐसा हो ही सकता है, हमने ये एक्शन लिया। सुनिश्चित करना होगा कि दोबारा अभया जैसी घटना ना हो। इसीलिए हमारे ये डिमांड है, इसीलिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं, इसीलिए हम अनशन पे बैठे हैं। इससे पहले अनिकेत महतो नाम के एक जूनियर डॉक्टर की तबियत अनशन के दौरान बिगड़ी, जिन्हें आरजीकर अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया। इसी बीच प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स उनकी हालत के पीछे राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स ने 5 अक्टूबर को मध्य कोलकाता के एक इलाके में अपना आमरण अनशन शुरू किया। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स आरजीकर मेडिकल कॉलेज में मृत महिला डॉक्टर के लिए इंसाफ की लगातार मांग कर रहे हैं। साथ ही डॉक्टर्स की मांग ये भी है कि स्वास्थ्य सचिव NS निगम को तत्काल पद से हटाया जाए। डॉक्टर्स की मांग ये भी है कि सभी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज में केंद्रीकृत रेफरल प्रणाली की स्थापना हो। इसके साथ ही अस्पताल में खाली बेड के लिए निगरानी प्रणाली बनाने की मांग भी डॉक्टर्स कर रहे हैं। वहीं डॉक्टर्स की मांग CCTV और ऑन कॉल रूम को सुनिश्चित करने के लिए टास्क फोर्स के गठन की भी है। वहीं दूसरी तरफ
इस आरजीकर मेडिकल कॉलेज में भी वारदात के बाद डॉक्टर्स की नाराजगी भी लगातार बढ़ रही है और इसी बीच कल्याणी जेएनएम अस्पताल के 75 से ज्यादा सीनियर डॉक्टर्स ने सामूहिक इस्तीफे की धमकी दी। इन डॉक्टर्स ने अपनी मांगों को लेकर के आमरण अनशन पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स का समर्थन करते हुए उनके साथ एकजुटता पेश की है। मेडिकल फैसिलिटी के 77 डॉक्टर्स ने 14 अक्टूबर से काम बंद करने का फैसला लिया। इस सिलसिले में ईमेल के जरिए ये पश्चिम बंगाल हेल्थ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को जानकारी दी गई है। डॉक्टर्स ने समस्या का हल निकालने के लिए अधिकारियों को 14 अक्टूबर तक का वक्त दिया था। ऐसा न करने पर इन डॉक्टर्स ने औपचारिक रूप से सामूहिक इस्तीफा देने की योजना बना ली है। अब इसके साथ ही कोलकाता में हुए कांड की वजह से नाराजगी राज्य के अलग अलग इलाकों में भी बढ़ती जा रही है। सिलीगुड़ी के जूनियर डॉक्टर्स भी अब पश्चिम बंगाल की सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं। उनको हम लोगों की मांग के बारे में सोचना चाहिए। अभी उल्टा घर वालों पे दबाव जा रहे हैं, घर वाले परेशान हो रहे हैं। पुलिस घर बार बार क्यों जा रही है, मेरा ये क्वेश्चन है। बार बार मत जाए, मेरा यही निवेदन है। और यहाँ पे लोकल गार्जियन हमारे एचओडी सर हैं, डॉक्टर निर्मल कुमार बेरा सर, यहाँ हमारे प्रिंसिपल सर हैं, दोनों लोग यहाँ मिले हैं, बात किए हैं। वो लोग बोले हैं कोई बात होगी तो प्लीज़ उनसे बात करें। अभी जब तक मेरे शरीर में ताकत है मैं रहूँगा, बैठूँगा यहाँ पर। अनशन जो है वो इन डॉक्टर्स के विरोध प्रदर्शन का दूसरा दौर है और इससे पहले भी डॉक्टर्स ने हड़ताल की थी और 42 दिन की हड़ताल के बाद डॉक्टर्स वापस काम पर लौटे। लेकिन अब 5 अक्टूबर से डॉक्टर्स हड़ताल की जगह अनशन पर चले गए। बंगाल के जूनियर डॉक्टर्स ने रेप घटना के खिलाफ 10 अगस्त से 21 सितंबर तक 42 दिन का हड़ताल किया। डॉक्टर्स ने सरकार के सामने अपनी 5 मांगे रखी। इनमें से सरकार ने 3 मांगे मान ली। सीएम ममता ने 2 अन्य मांगों और शर्तों पर विचार करने का आश्वासन भी उस समय दिया। इसके बाद डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी और वो अस्पतालों में काम पर वापस लौट गए। अब यहाँ पर ये जानना भी जरूरी है कि वो 3 मांगे क्या थी जो मान ली गई और वो 2 मांगे जिनको लेकर के डॉक्टर्स अभी भी अड़े हैं वो क्या है, ये भी आपको जरा बताते हैं। ममता सरकार ने रेप मर्डर केस के सबूतों से छेड़छाड़ करने वालों की गिरफ्तारी की बात मानी थी। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी मानी गई। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल इस्तीफा दे, ये मांग भी मांगी गई। लेकिन हेल्थ सेक्रेटरी को पद से हटाने की मांग पूरी नहीं हुई है और अस्पतालों में थ्रेट कल्चर को खत्म करने की मांग को लेकर के भी विचार की बात कहकर ममता बनर्जी ने टाल दिया। डॉक्टर जो कि अपनी अधूरी मांग पर अड़े हुए हैं, उनको लेकर के जूनियर डॉक्टर्स भूख हड़ताल पर हैं और भूख हड़ताल की वजह से उनकी तबीयत अब बिगड़ रही है, यही खबरें मिल रही हैं। इसी बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने डॉक्टर्स से अनशन खत्म करने की अपील की। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार ये सवाल पूछ रही है कि ममता सरकार डॉक्टर्स की बात क्यों नहीं सुन रही। घटना के बाद से डॉक्टर्स अपना आंदोलन चला रहे हैं। हम पहले ही बोल चुके हैं कि डेमोक्रेटिक वे में जो भी संगठन ऐसा कोई भी आंदोलन करेगा उसके साथ बीजेपी का समर्थन है। अभी डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स जो है वो हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हंगर स्ट्राइक जैसा आंदोलन उसी सरकार के खिलाफ सफल होता है और करना उचित है जो सरकार सेंसिटिव हो, जो संवेदनशील सरकार है। लेकिन ये जो सरकार है, ये सरकार खून खराबी की सरकार है, लोगों को मारने वाला, लोगों का जान लेने वाला सरकार है। खूनी सरकार के खिलाफ अगर आप भूख हड़ताल करेंगे तो वो सरकार इनसेंसिटिव सरकार, मुझे लगता है उनके खिलाफ इसे भूख हड़ताल करना सही है। सर्दियों का मौसम आने वाला है और इसके साथ ही दिल्ली का दम घुटना शुरू हो चुका है और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। हालांकि दिल्ली में प्रदूषण को काबू करने के लिए तैयारियां तो पूरे जोर शोर के साथ चल रही है, लेकिन मौसम और हालात इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि दिल्ली की हवा बेहद खराब होने वाली है। ठंड बढ़ने के साथ साथ दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स भी खतरनाक स्तर पर पहुंचने की आशंका है। वहीं पराली और दिवाली के दौरान जलाए जाने वाले पटाखों का धुआं दिल्ली में वायु प्रदूषण को और ज्यादा बढ़ाएगा। इस समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार कृत्रिम बारिश का सहारा लेना चाहती है। दिल्ली सरकार इसके लिए आईआईटी के एक्सपर्ट्स की मदद लेगी और दिल्ली सरकार ने इस सिलसिले में केंद्र सरकार से निवेदन भी किया। कई सारे एक्सपर्ट का कहना है कि जो दिल्ली में 200 दिनों के जो अच्छे दिन मिले हैं उसमें बारिश का एक अहम रोल है। तो हमारा निवेदन है केंद्र सरकार से कि इमरजेंसी मेजर्स के रूप में आर्टिफिशियल रेन की तैयारी के लिए तुरंत बैठक बुलाएं, जिससे कि इमरजेंसी सिचुएशन में भी उसको और कंट्रोल किया जाए। साथ ही साथ विंटर एक्शन प्लान के माध्यम से एंटी डस्ट कैंपेन जो हमने शुरू किया है, कल से और उसे तेज करेंगे।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का कहना है कि कृत्रिम बारिश पर्यावरण में प्रदूषण को कम करने के लिए एक कारगर तरीका है और इस बारे में उन्होंने 1 महीने पहले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को एक खत लिखा। इसमें उन्होंने आईआईटी कानपुर समेत सभी विशेषज्ञों की एक मीटिंग बुलाने की बात कही। हालांकि इस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं मिलने पर 10 अक्टूबर को दिल्ली सरकार ने फिर से केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को खत भेजा है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस सिलसिले में जानकारी दी कि हवा में मौजूद कणों के प्रदूषण को, वाहनों से होने वाले प्रदूषण को और बायोमास बर्निंग के प्रदूषण को कंट्रोल करने में बारिश का एक अहम रोल होता है। उन्होंने ये भी बताया कि एक्सपर्ट भी इस बात से सहमत हैं कि बारिश के जरिए दिल्ली के प्रदूषण को कम किया जा सकता है। दरअसल दीपावली के बाद दिल्ली में तापमान कम हो जाता है और इसी बीच पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ता है और दिवाली में पटाखों से प्रदूषण बढ़ता है। ऐसे में प्रदूषण के कण नीचे की ओर आते हैं। वहीं आज दिल्ली में प्रदूषण को कंट्रोल करने को लेकर के गोपाल राय ने एक बैठक की है, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी कि दिल्ली में काफी वक्त से बारिश न होने के बावजूद इस बार प्रदूषण का स्तर कम है। वहीं ये दावा करते नजर आए कि इस बार दिल्ली सरकार प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। विंटर एक्शन प्लान के माध्यम से हमारी कोशिश यही हो रही है कि कैसे, और क्योंकि सर्दियां जो बढ़ेंगी, मौसम प्रतिकूल होगा तो प्रदूषण का स्तर और बढ़ता है, हवा रुक जाती है, बारिश बंद हो रही है और जो टेम्परेचर डाउन होता है तो उसका असर दिल्ली पे पड़ता है, उसको कैसे कम किया जाए। इसीलिए हम तमाम विंटर एक्शन के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ केंद्र सरकार से हम बार बार चिट्ठी लिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो गोपाल राय इस बार पूरी तरीके से भरोसा जाहिर कर रहे हैं कि दिल्ली में हवा की हालत पिछले सालों के मुकाबले बेहतर है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी लगातार पर्यावरण के मुद्दे पर दिल्ली सरकार को घेर रही है। वहीं दिल्ली सरकार के दावे पर बीजेपी का जवाब आया और बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार को याद दिलाया कि यमुना में प्रदूषण को लेकर के दिल्ली सरकार को कोर्ट से पहले ही फटकार लग चुकी है। 2 दिन पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट में जो यमुना पोल्यूशन को लेकर मामला आया है, उसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने उनको फिर से फटकार लगाई है। जहां तक एयर पोल्यूशन की बात है, आप देखिएगा दिवाली आने वाली है, फिर ये बहाना बनाएंगे, फिर ये कहेंगे कि भगवंत मान की गलती नहीं थी, लेकिन पहले तो कैप्टन अमरिंदर की गलती थी क्योंकि वो कांग्रेस की सरकार थी। फिर पराली को लेकर अभी से उनसे पूछा जाए कि आपने पराली जलने को लेकर क्या कुछ किया है और क्या कदम उठा रहे हैं, आप देखिएगा क्या जवाब मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार पर दोष मढ़ना, लेकिन दिल्ली के लोग, पंजाब के लोग उनसे इन सवालों के जवाब जरूर मांगेंगे। इस बार उनको कोई बख्शेगा नहीं। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार को अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की अपनी आधिकारिक यात्रा पर रवाना हो गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की एक साथ 3 अफ्रीकी देशों की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू अल्जीरिया के राष्ट्रपति तेब्बोनी के निमंत्रण पर आज अल्जीरिया पहुंची, तो वहां पर 15 अक्टूबर तक वो रहेंगी। विदेश मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी साझा की गई। अल्जीरिया यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू के क्या कार्यक्रम है, ये जानकारी भी जल्दी से आपको दे देते हैं। इस यात्रा से भारत और अल्जीरिया के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध और मजबूत होगा। दोनों देश तेल, गैस, रक्षा और अंतरिक्ष सहयोग जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में और नजदीक और करीब आएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की इस यात्रा में दोनों देश के राष्ट्रपतियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता होनी है। इसमें काउंसिल ऑफ नेशन और नेशनल पीपल्स असेंबली के अध्यक्ष सहित कई अल्जीरियाई गणमान्य व्यक्ति भी शामिल रहेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति मुर्मू भारत अल्जीरिया के बीच आर्थिक मंच और इसके साथ ही सिदी अब्देला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पोल विश्वविद्यालय को संबोधित करेंगे। वो जॉर्डन DSI के हमा गार्डन में इंडिया कॉर्नर का भी उद्घाटन करेंगे और इसके बाद इस उत्तरी अफ्रीका देश से भारतीय राष्ट्रपति 16 अक्टूबर को पड़ोसी देश मॉरिटानिया जाएंगे। मॉरिटानिया इस समय अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष भी है, आप जानते होंगे। मॉरिटानिया पहुंचकर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने समकक्ष मोहम्मद औलद शेख अल गजौनी के साथ बातचीत करेंगी। मॉरिटानिया के प्रधानमंत्री मुख्तार औलद और विदेश मंत्री मोहम्मद सलीम औलद मरजूक के उनसे मिलने की उम्मीद भी जाहिर की जा रही है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारतीय समुदाय के लोगों से भी वहां पर बातचीत करने वाली हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रपति मुर्मू की ये जो यात्रा है वो भारत मॉरिटानिया द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती देगा। इसके बाद मलावी के राष्ट्रपति डॉक्टर लाजरस मैकार्थी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति मुर्मू 17 से 19 अक्टूबर तक मॉरिटानिया से पूर्वी अफ्रीकी देश मलावी पहुंचेंगी। यहाँ पर राष्ट्रपति मुर्मू मलावी के शीर्ष नेताओं के साथ अहम बैठक करेंगे और इसके बाद वो देश के व्यापारिक और उद्योग जगत के नेताओं और भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत करेंगी।
अपनी यात्रा के अगले चरण में वो मलावी की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जगहों का दौरा भी करने वाली है। तो ये पूरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम राष्ट्रपति मुर्मू का है।